नमस्कार। जय हिंद ऑल ऑफ यू। मैथ्स वेव के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि जिस दिन से मैंने आरएसएसबी एलडीसी के लिए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ्स वेव का आगाज किया था, उसी दिन एलडीसी के बच्चों को मेरी तरफ से एक मैंने बहुत बड़ा तोहफा दिया था। क्योंकि मैं ये मानता हूं अगर किसी बच्चे को एग्जाम के लिए शानदार कंटेंट अगर अगर बिल्कुल फ्री में मिल रहा है और उसको खुद की तैयारी का आकलन करने का मौका मिल रहा है, तो वो किसी की तरफ से दिया हुआ उसके लिए बेस्ट गिफ्ट हो सकता है। और मैंने पहले ही दिन आप लोगों को 2 फ्री चीजें दी थी आरएसएसबी एलडीसी के लिए, जिनमें से पहला था एक अप्रोचेबल बेच, जिस बेच में आप किसी क्वेश्चन के ऑप्शन देख के डायरेक्ट आंसर कैसे पता कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं मेरे इनका टाइटल भी यही है कि 70% क्वेश्चन अप्रोच से होते हैं। और दूसरा मैंने ये दिया था कि हर संडे को मैं टेस्ट फ्री करवा रहा हूं। 50 क्वेश्चन का टेस्ट, 75 मिनट का टाइम, 1/3 उसकी नेगेटिव मार्किंग, और पेपर का पैटर्न सेम वैसा ही होगा जैसा एलडीसी पैटर्न होना चाहिए। ठीक है। और ये पेपर जो बच्चे देंगे उनको ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार वास्तव में अगर अपन इतने शानदार तरीके से अगर इन पेपर्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, और अगर पेपर्स में कोई बच्चा 70 से 80% एक्यूरेसी ला रहा है ना, तो वो एग्जाम में 100% एक्यूरेसी लेके आएगा, ये भी कंफर्म है। और उसके साथ में मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि हर एक पेपर का सॉल्यूशन में यूट्यूब के ऊपर करवाऊंगा, यूट्यूब पर सॉल्यूशन अपलोड करूंगा, वो भी 2 पार्ट में। क्योंकि 50 क्वेश्चन का पेपर है, तो 50 क्वेश्चन का एक अकेला अगर वीडियो अपन अपलोड करते हैं तो काफी लंबा सेशन हो जाता है। इसलिए मैंने उसके 2 पार्ट कर दिए ताकि बच्चा आराम से देख सके। शुरू के 25 क्वेश्चन का एक अलग पार्ट और लास्ट के 26 से 50 क्वेश्चन का एक अलग पार्ट। ठीक है। और उस सॉल्यूशन की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे अपलोड करने का प्रॉमिस किया था। तो आपके लिए तीनों चीजें काम किए दोस्तों। आरएसएसबी एलडीसी के स्टूडेंट के लिए पहली बात, मैथ्सवेव की एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड करके फ्री कोर्स और फ्री टेस्ट सीरीज का फायदा उठाओ। टेस्ट देने के बाद में उसके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने के लिए, आकलन करने के लिए कि मैंने क्वेश्चन को कैसे किया, करना कैसे चाहिए था, क्या अप्रोच हो सकती थी, यूट्यूब के ऊपर उसका सॉल्यूशन देखो। यूट्यूब पर आरएसएसबी एलडीसी के लिए डेली लाइव सेशन भी चल रहे हैं शाम को 8 बजे सिलेक्शन सीरीज के नाम से, वो भी आप लोगों को ज्वाइन करने। और इन क्वेश्चनों का कलेक्शन आपके लिए इन फ्यूचर रहे, एग्जाम टाइम पे आपके ये क्वेश्चंस अगर आपको ढूंढने ना पड़े, सिलेक्टेड क्वेश्चंस है। तो मैंने आपको टेलीग्राम के लिए भी कहा है कि टेलीग्राम पे हर एक क्लास की पीडीएफ अपलोड की जाती है। तो आप ये तीनों चीजें आज ही एप्लीकेशन, यूट्यूब और टेलीग्राम आज ही ज्वाइन कर लीजिए। चलिए साहब, अब अपन पेपर सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज और अप्रोचेबल बेच, ये 2 चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ये दोनों फ्री है। और अब जो कोर्सेज एप्लीकेशन के ऊपर चल रहे हैं, आरएसएसबी एलडीसी 50 क्वेश्चन मैथ्स के और 10 क्वेश्चन इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी की 60 क्वेश्चन का ये पोर्शन केवल 299 रुपए में। आरएसएसबी एलडीसी अर्थमेटिक प्लस एडवांस जो लगभग 50 क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं, केवल 249 रुपए में। आरएसएसबी एलडीसी कंप्लीट एडवांस मैथ्स जिसके लगभग एलडीसी में 40 क्वेश्चन एडवांस के समथिंग आते हैं, 199 रुपए में। सीईटी फाउंडेशन कंप्लीट मैथ्स 199 रुपए। रामानुजन बेच फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जिसके आगे मैथ्स खत्म हो जाती है, जिसके आगे मैथ बनी नहीं है, पूरी ओवरऑल मैथ्स अगर किसी बच्चे को फाउंडेशन पढ़नी है तो रामानुजन बेच केवल 499 रुपए में। कंप्लीट अर्थमेटिक फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम 299 और कंप्लीट एडवांस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी 299 रुपए में। और हर एक टॉपिक की फ्री क्लासेज, पूरे बेच की नहीं, हर टॉपिक की फ्री क्लासेज अपलोड कर रहा हूं। और एलडीसी के लिए 31 मार्च को सिलेबस खत्म कर दूंगा, जिसमें भी एडवांस मैथ्स की क्लास लाइव फ्रॉम स्टूडियो चल रही है, कोई रिकॉर्डेड सेशन नहीं है, स्टूडियो से लाइव क्लास चल रही है। ठीक है। चलिए साहब, आ जाइए सॉल्यूशन पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है सिर्स ए 0,-2, बी 2,1, सी 0,4 और डी -2,1 द्वारा गठित चतुर्भुज। 4 बिंदु है, तो चारों के द्वारा बना हुआ एक चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल पूछा गया है। साहब क्या होगा? यहां पर इनके कोऑर्डिनेट मैंने देखे
दोस्तों दो में तो x का मान 0 दे रखा है और इन दो में y का मान सेम दे रखा है, तो मैं फिर थोड़ा सा यहां दिमाग से खेलने की कोशिश करता हूं। ये मैंने x मान ली, ये मैंने yx मान ली। पहला बिंदु a है 0,-2, यानी x का मान 0 और y का मान -2। ये 0 और -2 लगभग यहां हो जाएगा। दूसरा है 2,1, x का मान 2 और y का मान 1, 2,1 यहां हो जाएगा। तीसरा मान है 0,4, x का मान 0, x का मान 0 यही होता है, और y का मान 4, 0,4 यहां हो जाएगा। और ऐसे ही चौथा है -2,1, x का मान -2 और y का मान 1, -2,1। इनसे बनने वाला चतुर्भुज, मेरे भाई इन चारों बिंदुओं से बनने वाला जो चतुर्भुज होगा वो एक ऐसा चतुर्भुज हो गया। और मैंने इसमें सीधी अप्रोच क्यों लगा रहा हूं वो भी आपको बताता हूं, क्योंकि आप ये देखिए इन दोनों आमने सामने वाले शीर्षों में x का मान सेम है, केवल y का अंतर है, और इन दोनों में y का मान सेम है, सिर्फ x का अंतर है। तो आप ये देखिए मेरे भाई कि ये जो विकर्ण आपका है ये -2 से +4 पे गया, यानी इस विकर्ण की लंबाई हो गई 6, और इस विकर्ण की लंबाई 2 से -2 पे गया, क्योंकि y का मान तो चेंज हो ही नहीं रहा ना, सेम है। 2 से -2 पे गया तो इस विकर्ण की लंबाई हो गई 4। इस चतुर्भुज के दोनों विकर्ण की लंबाई 6 और 4 आ गई। दोनों विकर्ण अलग अलग लंबाई का है, तो मेरे भाई ये चतुर्भुज या तो समांतर चतुर्भुज होगा और या एक समचतुर्भुज होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज के विकर्ण ही अलग अलग लंबाई के होते हैं। आयत और वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। अगर ये एक समचतुर्भुज होगा तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। दोनों विकर्ण है 6 चौक 24 और 24 का आधा हो गया 12। और अगर ये समचतुर्भुज नहीं भी होगा तो भी इसका क्षेत्रफल जो है वो लगभग 12 के आसपास ही होगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और यहां एग्जैक्ट 12 ही आपको इस ऑप्शन में दे रखा है, तो ये इसका आंसर हो गया। एग्जैक्ट 12 मिल गया तो कोई टेंशन ही नहीं है। ऐसे कोई बच्चे क्या करेंगे, ऐसे ये दूरी ज्ञात करेंगे, ये ज्ञात करेंगे, ये ज्ञात करेंगे और ये ज्ञात करेंगे, फिर देखेंगे कि यार भाई साहब ये तो चारों भुजाएं समान हो रही है। आप देखोगे ना तो सबका मान √13 आएगा। यहां चारों भुजा समान है तो ये या तो जिस चतुर्भुज की चारों भुजा समान होती है या तो वर्ग होता है या समचतुर्भुज होता है। फिर वर्ग है या समचतुर्भुज है उसका पता करने के लिए विकर्ण पे आएंगे। विकर्ण देखा दोनों अलग अलग लंबाई के हैं तो अपन चले जाएंगे कि समचतुर्भुज बन रहा है। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्योंकि वर्ग के विकर्ण तो बराबर होते हैं, समचतुर्भुज के अलग अलग होते हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल। इतनी लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बट मैंने ये देख लिया कि इधर x कोऑर्डिनेट सेम है, इधर y कोऑर्डिनेट सेम है, तो फिर केवल विकर्णों पे ही जाओ ना यार, क्यों फालतू में पंगा लगा रहे हो। अगला क्वेश्चन, एक तल पे 4 अलग अलग बिंदु इस प्रकार है कि कोई भी 3 बिंदु सरेख नहीं है, यानी कि कोई भी 4 बिंदु अलग अलग है, ये मान लो आप। तो 4 बिंदुओं से एक चतुर्भुज बनता है भाई, क्योंकि इनमें से कोई भी 3 बिंदु एक लाइन में नहीं है, तो उनसे होकर जाने वाली सरल रेखाओं की संख्या 4 बिंदुओं से एक तो चतुर्भुज बनता है, इसलिए सीधी सी बात है कि 4 सरल रेखा तो ये हो गई और 2 इनके आमने सामने के विकर्ण को बनाने वाली हो गई। तो इस प्रकार से 4 बिंदुओं से तो टोटल 6 ही सरल रेखाएं बनाई जा सकती है। हो गया। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि 2,7 और 5,1 और तीसरा x,3 एक त्रिभुज के शीर्ष है जिसका क्षेत्रफल 18 वर्ग इकाई है। क्षेत्रफल दे रखा है। पिछले वीडियोज का सॉल्यूशन अगर आप देखोगे तो उसमें इसका उल्टा करवाया हुआ है मैंने। त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक देकर त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा, और उस त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने का मैंने एक बिल्कुल सीधा तरीका बताया, बिल्कुल शॉर्ट तरीका। मैं उसी तरीके को काम में लेता हूं। एक कोऑर्डिनेट दे रखा है 2,7, एक कोऑर्डिनेट दे रखा है 5,1, एक कोऑर्डिनेट दे रखा है x,3।
आपको क्या करना है, तीनों में से किसी एक के निर्देशांकों को 0 0 बना दो। जो तरीका मैं त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए बिल्कुल शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, उसके लिए किसी एक के निर्देशांक 0 बना लो। मैं इसी को 0 बना देता हूं। इसको 0 बनाने के लिए -2 और -7 जोड़ने पड़ेंगे, तो ये 0 0 बन जाएगा। इस वाले को 0 0 बनाने के लिए जो आपने जोड़ा है वो का वही यहां लिखो, -2 और -7, सेम -2 और -7। और अब ये जुड़े तो जोड़ दो और गठे तो घटा दो। 5 और -2 घटेंगे 3, 1 और -7 घटेंगे -6। x में से -2 गया x -2, और 3 में से -7 गया -4। हो गया। अब मैंने आपको यह बताया था कि वो तो 0 0 हो ही गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को गुणा करो और इन दोनों को गुणा करो, और इनका जो गुणनफल आता है उस गुणनफल के अंतर का आधा करोगे, वही उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। बिल्कुल शॉर्ट सॉल्यूशन, अंतर का आधा। तो ये 4 तिया 12 माइनस का, और यहां से इसको गुणा करेंगे तो ये -6 को x से किया -6x, और -6 को -2 से किया +12। इनके अंतर का ले लो आधा, वही त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो मेरे भाई इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको अगले ने पहले से दे रखा है। कितना इसका एरिया? इसका एरिया है 18। ठीक है। अब आप माइनस को अंदर लेके आओ, तो -12, माइनस माइनस प्लस का 6x, माइनस का 12 बट्टा 2 है ना, और बराबर 18। अब बट्टे में 2 है, बराबर 18 है। 2 भाग में इधर आकर गुणा में आ जाएगा, है ना। यार ये क्या हो गया, ऐसा तो गड़बड़ हो गया, 6 तो है ही नहीं। इनको 1 मिनट वापस चेक करते हैं। इन दोनों को गुणा किया तो ये देखो, पहले तो इसको 0 बनाने के लिए -2 और -7, ये बिल्कुल सही है। -2 किया तो 3 आ गया, -7 किया तो -6 आ गया। x -2 हो गया, 3 में से 7 गया, -4 हो गया। इनको गुणा किया -12, इनको गुणा किया -6x + 12, सही है। -12 और अच्छा -12 और इनको गुणा कर दिया तो ये अंदर बन गया -6x + 12, और अंतर का लेना है आधा, तो क्षेत्रफल आएगा 18। इसका जो भी साइन आता है वो उसके बाहर मॉड्यूलस लगा होता है, यानी आपको पॉजिटिव लेके चलना है, बाकी अंदर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो पहली बात तो मैं माइनस को अंदर लेके जाऊं, तो -12 माइनस माइनस प्लस का 6x, और माइनस को प्लस से किया तो -12, बराबर 2 इधर आ जाएगा तो 36। ठीक है। -12 और -12 कितना हो गया, माइनस का 24, और माइनस का 24 उधर जाएगा तो प्लस का 24, तो 6x बराबर 36 + 24 60, तो x बराबर हो जाएगा 60 बट्टा 6 बराबर 10। x की वैल्यू 10 आ गई, एक वैल्यू इसकी 10 है, इसका मतलब उत्तर या तो ये है या ये है। दूसरा मुझे देखना है, अगर इस पूरे का चिन्ह यानी मैं मापांक इसका हटाऊं, तो मुझे एक बात बताओ, इसका चिन्ह अभी तो अपन ने पूरे को पॉजिटिव लिया, लेकिन ये पूरा का पूरा नेगेटिव भी तो हो सकता था, और नेगेटिव होता तो क्या फर्क पड़ता, सिर्फ इतना सा होता कि ये जो माइनस का 24 है वो प्लस का 24 हो जाता। सही है। और वो प्लस यानी इसको आप एक काम करो ना, ये हो गया आपका माइनस का 24 + 6x बराबर 36, ये मापांक है। तो एक बार तो इसका चिन्ह प्लस रखेंगे, तब तो ये -24 + 6x बराबर 36, तो x बराबर यहां से कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और एक बार इस पूरे को माइनस में करेंगे तो ये मतलब चिन्ह चेंज कर देंगे, तो ये प्लस का 24 माइनस का 6x बराबर 36। तो यहां से x का मान देखेंगे, प्लस का 24 इधर आया, माइनस का 36 में से 24 गया 12, -6x बराबर 12, तो x बराबर -2। तो ये इसका आंसर हो गया 10 और -2। ये लीजिए साहब, 10 और -2, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्लियर है। आप ये सोचिए कि अपन ने जब सॉल्ट लगाया ना तब भी इतना सॉल्यूशन करना पड़ा, फॉर्मूले से करते तब तो इसका 3 गुना सॉल्यूशन चला जाता। अगला क्वेश्चन,
एक्स एक्स पर वह कौन सा बिंदु है जो इन दोनों से बराबर दूरी पर है। पहली बात तो एक्स एक्स पर वह कौन सा बिंदु है। एक्स एक्स पर जो भी बिंदु होता है उस पर सिर्फ एक्स का ही मान होगा, वाई का मान 0 रहेगा, क्योंकि वाई तो है ही नहीं इसके ऊपर। तो मैं मान लेता हूं एक्स एक्स पर स्थित बिंदु के निर्देशांक है एक्स कोमा 0, और ये कह रहा है ये 2 कोमा -5 और एक -2 कोमा 9 से समान दूरी पर स्थित है, यानी इनके बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी बराबर है। यही करना चाह रहा है, तो लगा लो भाई, दोनों की दूरियां बराबर करते हैं। दूरी कैसे आएगी, एक्स निर्देशांक के बीच का अंतर। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का रूट करेंगे तो उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ जाएगी, जिन दो बिंदुओं के निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 है। यानी इस दूरी वाले इस फॉर्मूले का सीधा सा मतलब है x निर्देशांक के बीच के अंतर का स्क्वायर और y निर्देशांक के बीच के अंतर के स्क्वायर को जोड़ के उसका रूट ले लो। x निर्देशांक का अंतर हो गया x और 2, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y निर्देशांक का अंतर हो गया। अब थोड़ा सा जोड़ बाकी सीखा करो। अभी इन दोनों के चिन्ह सेम है। जोड़ बाकी क्या कहती है, सेम चिन्ह वाली संख्याओं को घटाने पर वो घट जाती है और जोड़ने पर जुड़ जाती है, लेकिन विपरीत चिन्ह वाली संख्याओं को जोड़ोगे तो घटेगी और घटाओगे तो जुड़ेगी। जैसे मान लो एक का चिन्ह +5 है, एक का -2 है। अगर आप इनको जोड़ोगे ना तब तो ये घटेगी, और अगर घटाओगे इनको तो ये माइनस और माइनस प्लस बन के जुड़ेगी। यानी चिन्ह अलग अलग है तो ये जुड़ जाएगी। तो 0 और -5 इनका अंतर हो गया 5 का स्क्वायर, और ये रूट। सेम ऐसे ही x और -2 दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो जुड़ जाएंगे, x + 2 का स्क्वायर, और 0 और 9 का अंतर 9 ही होता है, 9 का स्क्वायर, ये रूट। दोनों समदूरस्थ है साहब। पहली बात तो दोनों तरफ रूट है तो रूट से रूट कट गया, अंदर x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर बन गया। वो होता है a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab का मतलब होता है दोनों को गुणा करके डबल, तो 2x का डबल 4x प्लस 5 का स्क्वायर 25, इधर x + 2 का स्क्वायर यानी a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर तो हो गया x का स्क्वायर, b स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर, 2ab का मतलब है गुणा करके डबल, तो 2x का डबल प्लस का 4x और प्लस 9 का स्क्वायर 81। चलिए भाई, x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, 4 से 4 गया। अब आप एक चीज ध्यान से देखना, इधर है -4x, इधर है क्या, प्लस का 4x। तो माइनस का 4x इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और 4 8x। अब -4x को इधर लाए हो तो इस 81 को उधर ले जाओ। इस तरफ पहले से प्लस का 25 तो है, 81 इधर आएगा, प्लस का 81 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो 25 में से 81 गया -56। 8x बराबर -56, तो x बराबर कितना आया, -7। यानी उस बिंदु के निर्देशांक जो x, 0 है वो होंगे -7,0। ये लीजिए -7,0, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, xy 5,3 और 4,6 से समान दूरी पर है, तो x और y के बीच में संबंध बताओ। देखो xy की पहले तो 5 और 3 से दूरी लेंगे, तो x और 5 का अंतर x - 5 का स्क्वायर, y और 3 का अंतर y - 3 का स्क्वायर, प्लस करके इसका रूट ले लिया। ये तो हो गया इन दोनों के बीच की दूरी, और ये कह रहा है कि xy की इसके साथ जो दूरी है, xy की 5,3 और 4,6 से दूरी समान है। अब की बार 4 और 6 के साथ दूरी लो, x और 4 के बीच की दूरी हो गई x - 4 का स्क्वायर,
y और 6 के बीच की दूरी हो गई y माइनस 6 का स्क्वायर, और ये रूट, ये भी आपस में बराबर है, समान दूरी पे है। पहली बात तो रूट से रूट गया, कर लो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2ab का मतलब होता है गुणा करके डबल, तो इन दोनों का गुणा 5x, 5x का डबल 10x। फिर सेम a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab 3y का डबल 6y। इधर फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 4x का डबल 8x प्लस वाई स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 और 6y का डबल माइनस 12y। लीजिए साहब, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया, माइनस 10x प्लस 6y, माइनस 10x सॉरी माइनस 10x माइनस 6y और प्लस 25 प्लस 9 हो गया प्लस 34। इधर माइनस 8x माइनस 12y और 36 और 16 हो गया 52। ठीक है, अब आप एक काम करो, सारे मान एक साइड ट्रांसफर कर लो। तो सबसे पहले मैं इनको इधर लाऊं जैसे, या इन सारे को इधर ले आओ, इनको इधर ले आओ, तो ये हो गया माइनस 8x माइनस 12y प्लस 52 माइनस 10x इधर आया तो प्लस का 10x माइनस 6y इधर आया तो प्लस का 6y प्लस 34 इधर आया तो माइनस का 34। माइनस 8x प्लस 10x तो प्लस का 2x माइनस 12y और प्लस का 6y माइनस का 6y और प्लस 52 माइनस 34 प्लस का 18। 2 का भाग जा रहा है पूरे में, 2 से काट दिया तो x माइनस 3y प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, अब अगला को साहब x माइनस 3y प्लस 9 बराबर 0 किसी में भी नहीं है, ये x प्लस 3y है, x माइनस 3y प्लस के 9 को उधर भेजेंगे माइनस का हो जाएगा, है ना। x प्लस 3y बराबर 9 भी नहीं होगा, 9 को प्लस में रखना है, इनको उधर भेज दूं तो माइनस का 3y उधर जाकर प्लस का हो जाएगा और प्लस का x उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, बराबर 9, 9 इधर ही रह गया, 3y माइनस x बराबर 9। ये फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। बताओ, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है p का मान है 6 गुणा 4 भाग 2 बट्टा 8 गुणा 3 भाग 6, तो p तो कितना हो गया, 6 चौक 24 में 2 का भाग दिया 12 और 8 तिया 24 में 6 का भाग दिया 4 और 12 में 4 का भाग दिया तो 3। q का मान कितना आ गया, 12 में 4 का भाग देंगे, 12 भाग 4 माइनस 2, 12 में 4 का भाग दिया 3, 3 में से 2 गया 1 बट्टा 4 बट्टा 3, 4 भाग 3 गुणा 12 यानी 4 बट्टा 3 गुणा 12, 12 चौक 48 में 3 का भाग दिया 16। हो गया। अब इसने पूछा साहब p बट्टा q का स्क्वायर बताओ, तो p का मान तो 3 है और q का मान 1 बट्टा 16, इसका स्क्वायर। पहली बात तो 16 नीचे है, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 16 तिया 48 और 48 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर करेंगे, सिखाया हुआ है स्क्वायर, अप्रोचेबल बेच जो फ्री दे रखा है उसमें मैंने सिखाई ये चीजें। 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, इधर इसका स्क्वायर इधर इसका स्क्वायर और बीच में तीनों का गुणा, 8 चौक 32, 32 दूनी 64, एक एक अंक ले लो, 64 का 4 6 हासिल, 64 और 6 70 का 0 7 हासिल और 16 और 7 23, इसका स्क्वायर हो गया 2304। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, 4 बट्टा 3 की पावर माइनस 1, पावर को अगर प्लस में करना है तो इसको उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा 3 बट्टा 4 की पावर प्लस 1 माइनस 1 बट्टा 4 की पावर भी माइनस 1, इसको भी प्लस में करना पावर, फिर इसको उल्टा कर दो, 1 बट्टा 4 का उल्टा 4
और इस पूरे की पावर भी किस में है, माइनस में। तो इसको हल करके जो भी आए उसका फेर उल्टा कर लेना, फिर प्लस में हो जाएगा। तो ये आपका 4 चौक 16, 3 में से 16 गया तो माइनस का 13/4, और उसकी पावर -1 है। पावर को प्लस करना है तो इसको उल्टा कर देंगे, -13/4 का उल्टा हो गया माइनस का 4/13, -4/13। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, पहले तो इस क्वेश्चन में एक छोटी सी एरर है, वो समझ लीजिए मेरे भाई। एरर इसमें क्या है, एरर इसमें यह है कि यहां बीच में गुणा है, ये एरर है इसमें। ये है ना, ये 4 गुणा √21 है, 4 प्लस √21 नहीं है। और ये एक वर्गमूल का बहुत तगड़ा कंसेप्ट है कि 19 प्लस 4√21 का वर्गमूल बताना कितना होगा। ऐसी किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है। मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूं जो आज के बाद में आपको कभी परेशान नहीं करेगा, ये कमिटमेंट है मेरा। आपको क्या करना है, इसका आधा कर दो, जो ये रूट वाला पार्ट है ना, इसका आधा कर दो, 4√21 का आधा, ये हो गया 2√21। इसके करो 2 टुकड़े, 2 पार्ट करो, तो एक टुकड़ा तो यही हो गया 2 और √21, और एक अगर मैं करना चाहूं √21 क्या होता है, 7×21, तो एक हो जाएगा इसका 2 गुणा √7 इधर और √3 इधर, और एक इसका उल्टा हो जाएगा, 2 के साथ √3 और ये √7 इधर। इसके 3 टुकड़े यही हो सकते हैं। इनमें से कौन सा सही होगा, जिसके स्क्वायर का योग 19 होगा वो सही होगा। तो मैंने देखा 2 का स्क्वायर 4, √21 का 21, 21 और 4 25, ये नहीं होगा। 2√7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √7 का 7, 7 चौक 28, 28 अकेला ही हो गया, अपने को तो दोनों का टोटल 19 चाहिए, ये भी नहीं होगा। 2√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, 4 तिया 12 ये, और √7 का स्क्वायर 7, 12 और 7 19, ये होगा। तो इसका वर्गमूल, बीच में चिन्ह क्या है, प्लस, प्लस है तो वर्गमूल ये हो गया 2√3 प्लस √7, इसका वर्गमूल है। इससे छोटा तरीका आपको कहीं भी मिल जाए ना, तो एक बार मुझे भी बता देना कि गुरुजी मिल गया। ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है। आधा करके पार्ट कर दो, और उनमें से वो टुकड़ा सही होगा जिसके स्क्वायर का जोड़ 19 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब x को 2, 3, 30 और 35 में से प्रत्येक में जोड़ा जाए तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात हो जाती है, तो x + 7 और x - 2 का मध्यानुपाती क्या होगा। क्या गजब क्वेश्चन अगले ने बनाया है कि 2, 3, 30, 35 प्रत्येक में x जोड़ेंगे ना, इसमें भी x जोड़ो, इसमें भी x, इसमें भी x और इसमें भी x, तो ये संख्याएं क्या बन जाएगी, ये समानुपाती बन जाएगी। तो अगला कह रहा है कि पहले तो उस x का मान पता करो कि कितना जोड़ने पर समानुपाती बढ़ेगी, और फिर उस x का मान देखो, यहां रखो, x + 7 और x - 2 का मीन प्रोपोर्शनल बताना है, मध्यानुपाती बताना है। अब चलो आपको बिना पेन चलाए उत्तर पता करने वाला तरीका बताता हूं। पहले तो x का मान बताता हूं, देखो क्या होगा। एक काम करो, पहला और चौथा, दूसरा और तीसरा, एक बार तो इनका जोड़कर अंतर लो, 35 और 2 37, 30 और 3 33, इनके जोड़ का अंतर हो गया 4, और एक बार इनके गुणा का अंतर लो, 35 दूनी 70 और 30 तिया 90, गुणा का अंतर हो गया 20। 4 को कितने से गुणा करने पर 20 बनेगा, 5 से गुणा करने पर 20 बनेगा, तो x का मान 5 होगा। इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। शानदार सवाल है। एक बार इनका जोड़ के अंतर और एक बार गुणा करके अंतर, और फिर जोड़ को गुणा वाले अंतर के बराबर कर लो, जितना गुणा करने पर ये इसके बराबर हो जाएगा वही आपका आंसर होगा। तो x की वैल्यू 5 आ गई। तो अगले ने पूछा क्या, x + 7 और x - 2। चलो भाई, x का मान 5 है तो 5 + 7 तो हो गया 12,
और x का मान 5 है, तो 5 माइनस 2 हो गया 3। और इसका मध्यानुपाती बताना है। मध्यानुपाती का मतलब बीच वाला। अनुपात का संबंध मतलब समानुपात का मतलब ये होता है जो संबंध इनमें होगा वही इनमें होगा। तो 12 और k का अनुपात k और 3 के अनुपात के बराबर करें तो 12 तिया 36, k गुणा के स्क्वायर, के स्क्वायर बराबर 36, तो k बराबर हो जाएगा 36 का वर्गमूल 6। पेपर सॉल्यूशन थोड़ा सा स्पीड से ही चलता है ना, लेकिन जो काम की चीज है वो कंसेप्ट क्लियर करवाते चलेंगे, उसकी टेंशन मत लो आप। वसीयत के अनुसार 21,25,000 रुपए की संपत्ति को पुत्र और पुत्री में 7/6 और 5/3 सन एंड डॉटर 7/6 अनुपात 5/3 के अनुपात में बांटा। पहली बात तो ये ध्यान रखें मेरे भाई, अनुपात कभी भी बटे में नहीं होना चाहिए, अनुपात नॉर्मल संख्याओं के रूप में होना चाहिए। तो अगर मैं इनको सही करूं तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 तिया 21, 6 पंजो 30, 21 और 30 3 से कट गए, अनुपात आ गया 7/10। यानी अब इस क्वेश्चन में मैं ये अनुपात नहीं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा वसीयत के अनुसार 21,50,000 रुपए की संपत्ति को पुत्र और पुत्री में 7/10 में के अनुपात में बांटा, तो पुत्र को कितना हिस्सा मिलेगा। देखो टोटल पूंजी है 21,25,000, उसको बांटा सन एंड डॉटर में 7 और 10 के अनुपात में, यानी टोटल पूंजी के 7 हिस्से बेटे को मिलेंगे और 10 हिस्से किसको मिलेंगे, बेटी को। तो टोटल पूंजी के हिस्से कितने करने, 17 करो, 21,25,000 के 17 टुकड़े करो, भाग देंगे तो 17 एकम 17, 21 में से 17 गया 4, 4 के आगे 2 लिखा 42, 17 दूनी 34, 17 8, 17 5 85 और आगे ये 3 जीरो, 1,25,000 हो गया एक टुकड़ा। यानी कि इनको मिलने वाली जो राशि है वो इस अनुपात की 1,25,000 गुणा है। तो इसने पूछा है कि बताओ पुत्र का हिस्सा कितना है। पुत्र का हिस्से में आएंगे 7 टुकड़े, 1,25,000 के 7 टुकड़े, तो 1,25,000 का 7 गुणा 875 और आगे ये 3 जीरो, 8,75,000 रुपए आएंगे। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। अब एक सीधा तरीका बता देता हूं, सुन लो। आपने जैसे ही अनुपात लिखा 7 और 10 का अनुपात आया, बेटे को 7 और बेटी को 10, और लास्ट में इसने पूछा भी किसका है, बेटे का। तो बेटे को जो भी रकम मिलेगी वो 7 की कोई मल्टीपल होगी, इसका अनुपात ही 7 है, यानी बेटे की रकम 7 से ही बढ़ेगी। तो जो भी बेटे की रकम होगी वो 7 की मल्टीपल होगी, और चारों ऑप्शनों में 7 का मल्टीपल ही एक ही है, इतना सॉल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं है। एक ही ऑप्शन है जो 7 का मल्टीपल है, वो आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। देखो भाई, दो संख्या का जो अंतर है ना वो उनके योग का 15% है, यानी अगर ये 100 है तो ये 15% है 15। काट के अगर मैं लिखूं 5 से तो ये कह सकता हूं कि ये 3 है तो ये 20 है। यानी ऐसी दो संख्या जिनको जोड़ूं तो 20 आए और घटाए तो कितना आए, 3 आए। तो अगला कह रहा है कि छोटी और बड़ी संख्या का अनुपात क्या होगा। भाई सीधी सी बात देख लो ना यार, कि जोड़े तो 20 का मल्टीपल बढ़े और घटाएं तो 3 का बढ़े। 17 और 13 30, ये तो 30 20 का मल्टीपल नहीं है। 17 और 23 40, जोड़ू तो 40 20 का मल्टीपल है, घटाऊं तो 23 में से 17 गया 6, 3 का मल्टीपल है। उत्तर होगा छोटा पहले पढ़ेगा, छोटे का बड़े से अनुपात, तो उत्तर हो गया 17/23। पूरा कैलकुलेशन करो तो पूरा कर लो। जब भी दो संख्या का योग और अंतर दिया हो तो बड़ी संख्या तो होगी इनके जोड़ का आधा, बड़ी तो होगी 20 + 3 23 का आधा, और छोटी होगी इनके अंतर का आधा, 20 - 3 का आधा, 17/2। और इसने पूछा बड़े का छोटे से अनुपात, यानी A/B। ए तो है 23/2 और बी है 17/2। अच्छा, छोटे का बड़े से अनुपात, छोटा बी है, B/A, 17/2 और 23/2 का अनुपात,
2 से 2 कट गया तो ये आ गया 17/23। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सॉल्यूशन देखना चाहिए, सॉल्यूशन से आपकी अप्रोच पावर बढ़ेगी। क्वेश्चन को अपन अप्रोच से कैसे निपटा सकते हैं, वो स्किल आपकी बहुत डेवलप होगी। अगला क्वेश्चन, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मिला, वैध का 60 मिला और 20% अवैध है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि टोटल वोट जो भी है इनमें से 20% तो हो गए अवैध, तो बाकी के 80% वैध होंगे। सही है ना? और ये कह रहा है एक उम्मीदवार को वैध का 60% मिला। जो वैध मत होते हैं वही दोनों उम्मीदवारों को मिलते हैं, एक विनर हो जाएगा एक लूजर हो जाएगा। वैध का 60% एक को मिला तो बाकी का 40% दूसरे को मिल गया। ये तो मैंने इस डायग्राम से समझ लिया। अगला कह रहा है यदि कुल मतों की संख्या 16,250 है तो दूसरे उम्मीदवार के वैध मतों की संख्या बताओ। लो मेरे भाई, टोटल है 16,250, 16,250 का 20% अवैध हो गए, तो 16,250 का 20% निकालेंगे, परसेंट से एक और एक 2 जीरो कट गए, 1625 का डबल 3250। 16,250 में से 3250 वोट रिजेक्ट हो गए तो 13,000 वोट मान्य हुए और दूसरे कैंडिडेट को मिले 13,000 का 40%। परसेंट से 2 जीरो कट गए तो 130 गुणा 40 बराबर 5200। दूसरे वाले को मिल गए 5200। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा, यदि उसका क्रय मूल्य दुगुना और विक्रय मूल्य में 660 की वृद्धि कर दे तो 20% लाभ प्राप्त होता है। क्रय मूल्य को डबल कर दे तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या होगा? देखो बात को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ऐसे सवाल है ना, ये आजकल खूब आ रहे, भर भर के आ रहे। 25%, एक वस्तु को 25% हानि पर बेचा, यानी कॉस्ट प्राइस से, खरीदे गए मूल्य से बेचा गया मूल्य 25% कम है। 25% हानि पर बेचा। आगे कह रहा है यदि उसका क्रय मूल्य दुगुना हो जाए, खरीदा गया मूल्य हो जाए डबल। जिस बच्चे ने रफ वर्क पे मेहनत अच्छे से कर ली वो सॉल्यूशन में उतनी कम मेहनत करेगा। और विक्रय मूल्य में 660 की वृद्धि हो जाए, विक्रय मूल्य का मान एग्जैक्ट दे दिया, 660 बढ़ जाए तो लाभ 20% होता है। यानी नई स्थिति में लाभ जो है वो कितने परसेंट होता है? 20%। मेरे भाई अगर इस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन ढंग से चाहते हो ना तो एक बार तो जो मान उसने दे रखा है उसको भूल जाओ, क्योंकि संख्याओं से कैलकुलेशन मत करो, कैलकुलेशन करो इन संबंधों से। मैं मानता हूं 100 रुपए में खरीदा तो 75% के 25% के घाटे पर बेचेगा 75 में। अब कह रहा है मेरे भाई के क्रय मूल्य डबल हो जाए, 100 का डबल 200, और विक्रय मूल्य का पता नहीं है। ये मेरे द्वारा मानी गई वैल्यू है तो मैं 660 को बीच में नहीं फंसाऊंगा, क्योंकि 660 उसने दे रखा है और ये डाटा मैंने मान रखे। तो कह रहा है कि नई स्थिति में लाभ 20% होगा। 200 का 20%, 200 का 10% होता है 20, तो 20% हो गया डबल 40, तो 240। यानी कि एक बात बताओ, मेरे अकॉर्डिंग पहले विक्रय मूल्य 75 था, अब है 240, तो कितना रुपए एक्स्ट्रा हो गया? 240 में से 75 निकाला तो 165 रुपए विक्रय मूल्य एक्स्ट्रा हो गया। जबकि वो कह रहा है कि 165 नहीं है, रियल मान 660 है। तो 165 का 4 गुना ही तो है ये, 16 चौक 64, 5 चौका 20। यानी कि ये वाले डाटा रियल नहीं है, रियल डाटा इसका 4 गुना है। तो अगले ने कहा कि उसका रियल क्रय मूल्य कितना होगा, और रियल क्रय मूल्य आप क्या मान के चले मेरे भाई? 100 मान के चले हो। जो मान उसका 4 गुना होगा, तो 100 का 4 गुना किया तो रियल कॉस्ट प्राइस आ गई 400 रुपए। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
अतुल एक ग्राहक को P% लाभ पर माल बेचता है, P% बोल दिया। यदि ग्राहक के लिए माल का क्रय मूल्य 1.5 लाख है और अतुल 30,000 रुपए का लाभ अर्जित करता है, तो P का मान क्या है? अरे भाई केवल समझने वाला सवाल है। कर्रे से विक्रय, अतुल एक ग्राहक को P% लाभ पे माल बेचेगा, तो ये हो गया अतुल, बेचने वाला अतुल है, तो ये हो गया कस्टमर। यानी जितने रुपए में अतुल बेचेगा ना, उतने में कस्टमर खरीदेगा। दुकानदार, अपन किसी दुकान वाले के पास जाते हैं तो दुकानदार अपने को जितने रुपए में माल बेचेगा उतने में ही तो अपन खरीद पाएंगे, अपनी मर्जी थोड़ी चलेगी वहां। यानी दुकानदार का जो बिक्री मूल्य है वो अपना खरीद मूल्य है। इसने कहा अतुल P% के लाभ पर बेचेगा। यदि ग्राहक के लिए माल का खरीद मूल्य 1.5 लाख है, यानी ग्राहक ने उसको 1.5 लाख में खरीदा है, तो इसका मतलब 1.5 लाख में अतुल ने बेचा है और अतुल 30,000 का लाभ कमा रहा है। यानी कि ग्राहक को 1.5 लाख में बेचकर अतुल का लाभ कितना हुआ? 30,000। इसका मतलब अतुल ने उसको 1,20,000 में खरीदा था। तो अगले ने P का मान पूछा। P यानी प्रॉफिट कितना परसेंट है? प्रॉफिट हुआ है 30,000 का और हुआ है 1,20,000 पे। अतुल की जेब से जितने रुपए लगे, भाई दुकानदार प्रॉफिट जो बताता है वो अपनी जेब से लगे हुए पैसों पे ही तो बताता है। ये थोड़ी है कि मैंने 200 रुपए में बेचा है तो 10% का लाभ मुझे 200 रुपए पे हो गया। नहीं, खरीदा कितने में था उसके ऊपर लाभ हुआ है तेरे को, वो बता तूने खरीदा कितने में था, है ना। तो 30,000 का लाभ हुआ 1,20,000 पे, तो कितना परसेंट है? गुणा 100 करेंगे, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, 3 चौक 12 और 100 का चौथा हिस्सा 25%। 25% लाभ हो गया। क्लियर? अगला क्वेश्चन, 150 रुपए प्रति सैकड़ा की दर से कुछ नारंगियां खरीदी। 150 रुपए प्रति सैकड़ा मतलब खरीदने में यह कह सकता हूं कि 150 रुपए प्रति सैकड़ा यानी 150 रुपए की 100 वस्तु खरीदी, है ना। यह सवाल अच्छा है भाई, ऐसे क्वेश्चन आपको करने चाहिए दिमाग से। 150 और 100 के ऊपर मेरी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी चली जाएगी तो मैं इनको काट लेता हूं, 50 से कट गए, यानी मैं यही कह सकता हूं कि 3 रुपए में 2 वस्तु खरीदी और 24 रुपए प्रति डजन की दर से बेच दी। बेचने के लिए कह रहा है 24 रुपए में 1 डजन यानी 12 बेच दी। इसको भी छोटा कर लेता हूं, 12 को 24 में तो 1 को 2 रुपए में, यानी अब इनको मैं देखकर यह कह सकता हूं कि 2 वस्तु खरीदी थी 3 रुपए की और 1 वस्तु बेच रहा है 2 रुपए की। तो अगला यह कह रहा है कि 1,000 रुपए का लाभ हुआ पूरे सौदे में, तो कितनी नारंगियां खरीदी। अब देखो क्वेश्चन अटपटा है, लेकिन आप एक काम करो, सारी नारंगियां बेच दो एक बार। खरीदी 2 थी तो 2 को ही बेच दो, यानी कि वस्तुओं की संख्या बराबर कर लो। तो 3 रुपए में 2 खरीदी और डबल करूंगा तो 4 रुपए में 2 बिक गई। तो मुझे बताओ कि 2 नारंगी पर प्रॉफिट 1 रुपए का हुआ कि नहीं हुआ? 2 नारंगी पर जो लाभ हुआ वो हुआ 1 रुपए का। और अगला कह रहा है कि इस पूरे लेन देन में लाभ कितने का हुआ? 1,000 रुपए का। रियल लाभ 1,000 का हुआ। तो बताओ 1 रुपए के लाभ के लिए 2 नारंगी बेचनी पड़ेगी, तो 1,000 रुपए के लाभ के लिए ये 1-1 रुपया 1,000 बार बेचेंगे, 1-1 रुपया 1,000 बार कमाएंगे, तब 1,000 रुपए का लाभ होगा। यानी कि 1,000 रुपए के लाभ के लिए आपको 2,000 नारंगी बेचनी पड़ेगी। भाई 2 नारंगी पर 1 रुपया मिल रहा है, तो फिर 1,000 रुपए के लिए 2,000 नारंगी बेचनी पड़ेगी। ये ऐसे होते हैं सवाल कंपैरिजन से। अब
आप पता नहीं इनको कौन सी धुन में कैसे करते हो। मैं देखता हूं कई कई बच्चे सॉल्यूशन ले जाते हैं 2-2 3-3 पेज में। भाई तुम तो एक काम करो, तुम रहने दो, या फिर एक काम करो, टेस्ट दो और फिर हर पेपर का सॉल्यूशन देखना चालू करो, तब आपकी अप्रोच पावर बढ़ेगी। और यूट्यूब के ऊपर एडवांस मैथ्स की लाइव क्लासेज चल रही है, वो लाइव क्लासेज अटेम्प्ट करना शुरू कर दो, कॉन्फिडेंस वही दिलाएगी। क्योंकि हम एक क्लास के लिए कम से कम 10 जगह से कंटेंट तैयार करते हैं। हमारा कंटेंट सिलेक्टेड होता है, कचरा नहीं उठा के लाते हम, और सीक्वेंस वाइज होता है। अगला क्वेश्चन, एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 10,000 है और विक्रय मूल्य 7650 है। यदि 15% और x% दो क्रमिक बट्टे दिए गए, पहली बात तो बटा यानी छूट, छूट दी जाती है अंकित मूल्य पे। सीधी सी बात यह है कि 10,000 रुपए पर इसने दो छूट दी है, दो बट्टे दिए। पहला बट्टा दिया 15% का और दूसरा बट्टा दिया है x% का, और लास्ट में उसको 7650 रुपए में बेचा है। यूट्यूब के ऊपर वीडियोज सेशन में मैंने इसका एक कंसेप्ट डाला है अभी अभी, कि सिर्फ एक तरीका सीख लो और डिस्काउंट टॉपिक खत्म कर लो। एक तरीके से पूरा डिस्काउंट खत्म। ये मैंने वीडियो डाला है, उसको देखना, उसमें ये चीज क्लियर हो जाएगी। अभी इसमें तो कोई ज्यादा मोटा झंझट नहीं है, ये तो सीधा सीधा भी हो जाएगा कि 1000 का 15%, 1500 की छूट पहली बार दे दी तो 8500 बच गया, और 8500 पर दूसरी छूट देकर 7650 में बेचा, तो 8500 रुपए से 7650 में बेचने के लिए छूट देगा 850 की। किस पे? 8500 पे, जो कितने परसेंट होगी 100 से गुणा कर लो, 100 से 100 कट गया, 85 का भाग 850 में 10 बार, यानी कि दूसरी वाली जो छूट होगी वो कितने परसेंट होगी? 10% डिस्काउंट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई राशि 2 वर्ष में खुद की 8/7 गुणा होगी। देखो भाई, खुद की 8/7 गुणा होने का मतलब क्या है? 7 से 8 हो गई, यानी अगर मूलधन आपका 7 है तो मिश्रधन हो गया 8। तो मुझे बताओ, ब्याज 1 रुपया मिल गया कितने साल में? 2 साल में। 7 रुपए पर 2 साल में 1 रुपया ब्याज मिल गया। तो अगला ये पूछ रहा है, बताओ ब्याज की दर क्या होगी? ब्याज क्या होता है? 1 वर्ष का दर क्या होती है? 1 वर्ष का ब्याज दर होता है। 2 वर्ष में मिला 1 रुपया, तो 1 वर्ष में मिलेगा आधा, यानी 1 वर्ष का ब्याज मिल गया 1/2। किस पर? 7 पे, और वो कितना परसेंट है? गुणा 100 कर लो। 2 का भाग इसमें गया 50 बार, 50 का 7वां हिस्सा 7 से ही 1/7%। ये 1 वर्ष का ब्याज है, और 1 वर्ष का जो ब्याज होता है उसी को अपन दर बोलते हैं। 7 से ही 1/7%। नहीं तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो, साधारण ब्याज में दर का फॉर्मूला ये होता है। साधारण ब्याज के कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे, दर पूछे, तो आप ब्याज गुणा 100 बट्टा मूलधन गुणा समय के सूत्र का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, चलिए साहब, अगला क्वेश्चन, हम अब से 3 वर्ष बाद 8,640 रुपए चाहते हैं। आज के 3 साल बाद कितने रुपए चाहते हैं? 8,640 रुपए चाहते हैं, और चक्रवृद्धि ब्याज की दर है 20%। तो आज हमें कितनी धनराशि निवेशित करनी पड़ेगी? भाई साहब, बात सीधी सी है। आज आप जितने रुपए निवेश करोगे, चक्रवृद्धि ब्याज है तो हर वर्ष आपका धन 20% बढ़ता जाएगा। और 3 वर्ष बाद में वो बन जाएगा 8,640। आप एक काम करो, उसके मान को छोड़ो, ध्यान मत दो, हर साल की दर सेम है, तो 20% को मैं अनुपात बना लेता हूं। क्या होता है 20%? यानी 20/100। 20 से कटेगा 1/5,
20% दर का मतलब है 1 साल में 5 रुपए पर 1 रुपया ब्याज। तो मैं कह सकता हूं कि 1 साल में जो मूलधन 5 है तो मिश्र धन 6 हो जाएगा, 1 रुपया ब्याज मिल जाएगा। बट ये प्रोसेस 3 बार चलेगी। तो तीसरे वर्ष में जब सेम सेम चल रहा है 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6, तो तीसरे साल में मूलधन 5 का क्यूब और मिश्रधन 6 का क्यूब हो जाएगा। तो 5 का क्यूब 125 से 6 का क्यूब 216 हो जाएगा। यानी 20% दर से 125 रुपए का मूलधन 3 साल में 216 का हो जाएगा। जबकि वो कह रहा है भाई 3 साल में मुझे 216 नहीं 864 के आगे जीरो चाहिए। तो 864 तो हो गया 4 गुना और उसके आगे जीरो और है, तो रियल वैल्यू इसकी 40 गुना हो गई। तो मूलधन भी 40 गुना ही जमा करा के आओ। 125 का 4 गुना 500 और 40 गुना करेंगे तो एक जीरो लग जाएगा 5000। इससे आसान सॉल्यूशन नहीं हो सकते किसी चीज के। और ये आप सोच लो, जब एडवांस में मैं इतने गजब गजब के कंसेप्ट पढ़ाता हूं तो अर्थमेटिक तो मजाल ही क्या है, क्या औकात है अर्थमेटिक की। चलिए अगला पूछ रहा है 4a + 3b + 2c का विस्तार बताओ। एक्सपेंड फॉर्म बतानी है इसकी। पहले तो आप ये समझिए a + b + c का फॉर्मूला क्या होता है। a + b का फॉर्मूला क्या होता है? अगर दो ही होते तो सूत्र क्या होता? दोनों का स्क्वायर और फिर दोनों के गुणा का डबल, यही होता। तो यहां 3 है तो पहले तीनों का स्क्वायर, a² + b² + c², और फिर दो के गुणा का डबल। एक बार a और b का डबल, एक बार b और c का डबल, एक बार a और c का डबल। सही है। तो अब देखते हैं भाई, इनका स्क्वायर करूं तीनों का, 4a का स्क्वायर 16a स्क्वायर, 16 16 16 16, ये कट गया भाई, ये उत्तर नहीं होगा। 3b का स्क्वायर 9b स्क्वायर प्लस का, तो ये भी कट गया क्योंकि यहां माइनस का 9b है। 16a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, 2c का स्क्वायर 4c स्क्वायर। चलिए यहां तक ये सही चल रहे हैं। अब यहां पर आप एक चीज देख सकते हो कि पूरे के पूरे में प्लस आ रहा है तो माइनस का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता, तो ये उत्तर होगा नहीं, उत्तर ये होगा। फिर भी आप देखो, इन दोनों का गुणा करके डबल करूं तो 4 तिया 12 AB का डबल 24 AB, 3 दूनी 6 BC का डबल 12 BC, 4 दूनी 8 AC का डबल 16 AC। ऑप्शन सी आपका उत्तर हो गया। ठीक है ना, आ रही है चीजें समझ में। अगला कह रहा है a + 3b = 12 और ab = 9। भाई तुम एक काम करो, इसको छोड़ो, इन दोनों का गुणा 9 है और 9 सिर्फ दो ही कंडीशन में हो सकता है, या तो 9 का 1 से गुणा और या 3 का 3 से हो। दो संख्या का गुणा 9 सिर्फ तभी हो सकता है जब या तो 3 3 हो और या फिर 9 1 हो। अगर ये 3 3 में रख के देखो, 9 और 1 रख के देखता हूं, 9 यहां और 1 यहां, तो 9 और 3 1 कम 3 12। तो ये मान भी हो, इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। 3 और 3 रखूं तो 3 और 3 तिया 9, 9 और 3 12, ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। दोनों ही मान इसके हो सकते हैं अभी तक। तो पूछा किसका? a - 3b का। a - 3b। पहली बात आप एक चीज देखिए, ऑप्शन में कहीं पर भी माइनस में नहीं है। अगर मैं ये वाला लू ना तो a - 3b, 3 - 3 गुणा 3 9, 3 में से 9 जाएगा -6, ये तो नहीं होगा। अगर ये वाला लू 9 - 3 गुणा 1 और 9 में से 3 गया तो 6, यही होगा। a और b का मान होगा कितना? 9 और 1 होगा, तो a - 3b का मान होगा 6। वैल्यू पुटिंग के क्वेश्चन खूब आते हैं भाई। अब कई बच्चे लग जाएंगे यहां से दोनों को सोल्व करके फिर बाद में a और b के मान निकालने में, पता नहीं वो क्या सोच के चलते हैं यार। एक बार क्वेश्चन को तो पढ़ लो मेरे भाई। हो सकता है क्वेश्चन आपसे कुछ भी नहीं करवाना चाह रहा हो और आप बहुत कुछ करना चाह रहे हो। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है x + 2 और x - 3 x² + k1x + k2 के फैक्टर है। गुणनखंड अगर है, गुणनखंड का मतलब क्या होता है?
किसी भी गुणनखंड के, यानी कि अगर इसके गुणनखंड है, किसके, एक्स स्क्वायर प्लस k1x प्लस k2 के गुणनखंड, अगर ये और ये है, तो गुणनखंड का मतलब होता है यहां से x का मान अगर यहां रखोगे तो भी 0 आएगा, और यहां से x का मान अगर इसमें रखोगे तो भी 0 आएगा, क्योंकि गुणनखंड का मतलब होता है पूरा पूरा भाग जाएगा, इसका एक पूरा पूरा फैक्टर होगा, और पूरा पूरा भाग जाने पर शेषफल तो 0 ही आना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं, दोनों वैल्यू पुट करता हूं। x प्लस 2 अगर गुणनखंड है तो x का मान आएगा -2, -2 यहां रखो, एक्स स्क्वायर में रखा, -2 का स्क्वायर 4, k1x, x का -2 रखूंगा तो ये -2k1 और प्लस k2, इसका मान आएगा 0। सही है। और दूसरा वाला है x -3 भी इसका गुणनखंड है, तो x का मान यहां से आएगा +3, 3 रखूंगा तो x स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस k1x यानी 3k1 और प्लस k2, ये भी 0 ही आएगा। दोनों के मान 0 है, तो एक बात बताओ, ये दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए भाई? दोनों के मान अगर 0 है तो दोनों के दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो बराबर करो दोनों को, 4 - 2k1 प्लस k2 बराबर 9 प्लस 3k1 प्लस k2, प्लस k2 से तो k2 गया, तो 4 - 2k1 9 प्लस 3k1, -2k1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 5k1, और अगर 2k1 को इधर लाए हो तो 9 को उधर ले जाएंगे, 4 में से 9 जाएगा -5, तो k1 बराबर 5, k1 बराबर -5, तो k1 बराबर -1, k1 की वैल्यू -1 आ रही है, तो ये उत्तर या तो ये है या ये। अब k2 का भी पता करना पड़ेगा, तो एक काम करो, k1 का मान या तो इसमें रख दो और या इसमें रख दो, तो अपने आप k2 आ जाएगा। तो 4 - 2 गुणा k1 -1 प्लस k2 बराबर 0, -2 और -1 हो गया प्लस का 2, 4 और 2 6 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, k2 बराबर -6। ये लीजिए, k1 -1 होगा और k2 -6 होगा। ये इसके आंसर होंगे। बोलो, चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कहीं भी कोई डाउट है तो बोल सकते हो भाई, ऐसा नहीं हो कि आप कंफ्यूजन में चलते रहो। ऐसे तो क्या बोलोगे, रिकॉर्डेड सेशन है, बट कमेंट बॉक्स में तो बोल ही सकते हो मेरे भाई, है ना? कमेंट में बोलोगे तो नेक्स्ट सॉल्यूशन में इसको वापस से समझा देंगे। ये तो सीधा सा कंसेप्ट होता है भाई, x प्लस 1/x बराबर √5, तो x³ प्लस 1/x³ क्या होगा? देखो पहले तो ये समझिए कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर a है ना, तो एक तो इसका स्क्वायर होता है x² प्लस 1/x², और एक इसका क्यूब होता है x³ प्लस 1/x³। x प्लस 1/x का मान अगर a है तो स्क्वायर का मान होगा a² - 2 और क्यूब का मान होगा a³ - 3a। ये सीधे सीधे प्रॉपर्टीज होती है। तो यहां से इसने x प्लस 1/x का मान दिया √5 और पूछा x³ प्लस 1/x³, तो वो होगा √5 का क्यूब -3 गुणा √5। किसी भी रूट वाली संख्या का √x का अगर स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर पे रूट हट जाता है, √x का स्क्वायर होता है x, और अगर √x का क्यूब करते हैं तो वो आता है x√x। √2 का क्यूब 2√2, √5 का क्यूब 5√5, √7 का क्यूब 7√7। ठीक है, तो ये हो जाएगा √5 का क्यूब हो गया 5√5 -3√5, तो 5√5 में से 3√5 गया तो 2√5 बच गया। 2√5 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन सी में। आ रही है बात समझ में? चलिए अगला कह रहा है समीकरण 3x - 5y बराबर 19 और
3y माइनस 7x प्लस 1 के ग्राफ का प्रतिच्छेद बिंदु अल्फा बीटा है। अच्छा, एक रेखा ये है और एक ये है। एक रेखा का समीकरण दिया 3x माइनस 5y बराबर 19 और एक का दिया 3y माइनस 7x प्लस 1 बराबर 0। इनका प्रतिच्छेद बिंदु अल्फा और बीटा है, तो 3 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बतानी है क्या होगी। देखो पहली बात तो दोनों को सोल्व करो। 3x माइनस 5y बराबर 19 लिख रखा है, तो सेम टू सेम पैरेलल इसमें लिखो। x के नीचे x लिखो माइनस 7x प्लस का 3y और प्लस का 1 उधर जाएगा माइनस का। दो चर वाले रेखिक समीकरण जब होते हैं ना, तो दोनों का मान एक साथ नहीं आता, पहले दोनों में से किसी एक का मान आएगा। या तो पहले x का ले लो और या y का। x का अगर मान चाहिए तो y को डिलीट करो, y का चाहिए तो x को डिलीट करो। अपने को तो दोनों का चाहिए तो किसी को ही डिलीट कर लो। मैं y को डिलीट करता हूं। y का मान यहां 5 है और यहां 3 है। डिलीट करने के लिए वो मान सेम करने पड़ेंगे। 5 को 3 से और 3 को 5 से गुणा करूंगा तो 15 बन जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3 तिया 9x माइनस 15y प्लस 57 बराबर 57 और 5 से किया माइनस 35x प्लस 5 तिया 15y, 5 को माइनस 1 से किया माइनस 5। ये सीधा जोड़ने से ही कट रहे हैं, तो जोड़ दो। ये तो कट गए। माइनस 35 में से 9 गया तो माइनस का 26x और 57 में से 5 गया तो 52। माइनस 26x बराबर 52, तो x बराबर 52 बट्टा माइनस 26 यानी माइनस का 2। और x का मान माइनस 2 अगर इसमें रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3 दूनी माइनस का 6 माइनस 5y बराबर 19। माइनस 6 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। माइनस 5y बराबर 19 और 6 25, तो y बराबर 5 5 25 यानी y का मान माइनस 5। ये दोनों वैल्यू आ गई आपके पास। x का मान माइनस 2 और y का मान माइनस 5। तो अगले ने पूछा 3 अल्फा बीटा, ये प्रतिच्छेद बिंदु x और y के मान आ गए, वही अल्फा बीटा बता रखे हैं वहां। तो 3 अल्फा माइनस बीटा यानी 3x माइनस y का मान। तो 3 इंटू x का मान माइनस 2 माइनस y का मान माइनस 5। 3 दूनी 6 तो माइनस का, माइनस माइनस प्लस का 5। माइनस 6 में से प्लस का 5 गया तो ये आया माइनस का 1। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। बताओ आगे चीज समझ में। अगला क्वेश्चन, इस फंक्शन का मान पूछा है भाई साहब, क्या होगा। और पूरा का पूरा फंक्शन लिखा हुआ है साइन और कोस में। ये बात ट्रिग्नोमेट्री की मैंने एक वीडियो भी आधे घंटे का लगभग एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर रखा है। उसमें मैंने ये समझाया कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मान बिना किसी सूत्र या सर्वसमीका के कैसे पता करते हैं। उसमें मैंने एक बात समझाई कि अगर पूरा का पूरा क्वेश्चन में सिर्फ साइन और कोस फलन दे रखे हैं तो आप सीधा सीधा कोण की जगह 0 या 90 डिग्री रख दिया करो। बस इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए, अनंत नहीं बनना चाहिए। अनंत बनता है जब नीचे 0 आ जाए। यहां पर तो देखो ये भी प्लस में है और ये माइनस में है, तो 0 की सिचुएशन तो नहीं होगी। और अगर साइन कोस के अलावा टेन कोट सेक कोसेक भी दे रखे हैं तो फिर कोण 45 डिग्री रख दिया करो, उत्तर आ जाएगा। कोई भी आज के बाद इस चीज को ध्यान रख लो, और ऐसा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मान पूछे उसके ऊपर लगा के देख लेना, डायरेक्ट उत्तर आएगा। तो यहां मैं क्या करता हूं, 0 और 90 रख देता हूं। x का तो 0 रख देता हूं और y 90 रख देता हूं। तो साइन 0 का 0 प्लस साइन 90 का 1, साइन x माइनस साइन y, साइन 0 का 0 और माइनस साइन 90 का 1, कोस 0 का मान 1 और कोस 90 का 0, कोस y माइनस कोस x, कोस 90 का 1 और कोस 0 का 0। सही है, उल्टा बोल गया। साइन 0 का 0 साइन 90 का 1, साइन 0 का 0 साइन 90 का 1,
कोस 0 का 1, कोस 90 का 0, कोस 0 का 1, कोस 90 का 0, वैल्यू सही रखी है। तो मुझे बताओ 0 में 1 जोड़ा तो 1, 0 में से 1 घटाया -1, 1 में 0 जोड़ा 1, 1 में से 0 घटाया 1, ऊपर बन गया -1 और नीचे बन गया 1, -1 में 1 का भाग देंगे तो -1 ही आएगा, और ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। दी गई आकृति में समकोण त्रिभुज में कोसेक थीटा का मान बताओ। मेरे भाई कोसेक थीटा क्या करता है? कोसेक होता है साइन का उल्टा, है ना। कोसेक क्या होता है? साइन का उल्टा होता है, और साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो कोसेक हो जाएगा कर्ण बटा लंब। अब कर्ण तो है 13, ये 5, तो ये अपने आप 12 हो गई। ट्रिपलेट होता है सीधा सीधा 5 12 13 का। अब इसमें से ये देखना है कि कर्ण बट्टा लंब चाहिए, तो ऊपर तो कर्ण तो 13 आ गया। लंब क्या होता है? अगर ये थीटा है तो इसके साथ वाली भुजा आधार होगी, ये आधार है तो फिर ये लंब है। ये तो कर्ण फिक्स है ही है, तो इसका मतलब लंब कितना हो गया? 5। उत्तर आएगा 13/5। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों अपन ने ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन किया, पहले 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और आशा करता हूं आपके बहुत अच्छे तरीके से आराम से चीजें समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन पे मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।